तो दोस्तों आज हो गया 11 दिसंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी है। बुधवार को केंद्र सरकार ने जो 19 पन्नों के प्रस्ताव भेजे थे उन सभी प्रस्ताव को किसान ने खारिज कर दिया है। कई दौर की केंद्र सरकार के साथ चली वार्ताओं के बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान भी बुधवार को कर दिया। वहीं आपको बता दें किसान संगठन कल केंद्र सरकार के साथ होने वाली वार्ता का बहिष्कार करेंगे। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने से पहले अपना आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का पक्ष रखा और किसानों से अपील की है कि वो अपना धरना खत्म कर दे। साथ ही आपको बता दें कि किसान नेता बूटा सिंह ने कहा है कि हमने 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि अगर पीएम मोदी ने हमारी बातों को नहीं सुना और कानूनों को रद्द नहीं किया तो सारे धरने रेलवे ट्रैक पर आ जाएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर, बंगाल में बवाल, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव, बाल बाल बचे विजय वर्गीय। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया। जेपी नड्डा के बंगाल आगमन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डायमंड हार्बर से गुजर रहे उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान पथराव किया गया। काफिले में शामिल भाजपा महासचिव कैलाश विजय वर्गीय की गाड़ी का शीशा भी टूट गया, वो बाल बाल बच गए। दोनों ही नेता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करने के लिए दक्षिण 24 परगना जा रहे थे। आपको बता दें कि अपने ऊपर हमला के बाद भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज मैं यहां आया हूं तो रास्ते में मुझे जो दृश्य देखने को मिला वो इस बात को बताता है कि ममता जी के राज में बंगाल अराजकता और असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा के आशीर्वाद से पहुंचा हूं। टीएमसी के गुंडों ने प्रजातंत्र का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये अराजकता ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। ममता जी की सरकार यहाँ से जाने वाली है और बंगाल में कमल खिलने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने कहा कि कैलाश विजय वर्गीय जी, राहुल सिन्हा जी को देखिए, इनकी गाड़ी को देखिए। मैं तो इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वरना आज कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जिस पर हमला ना हुआ हो। आज की तीसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि बीजेपी हर दिन हथियारों के साथ रैली कर रही है और उसके कार्यकर्ता सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए साथ ही कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। जेपी नड्डा पर हुए हमले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि उनके पास कोई और काम नहीं है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके साथ सुरक्षाकर्मी होते हैं, कोई आप पर हमला कैसे कर सकता है? आप राज्य की सुरक्षा की जगह केंद्रीय बल की सुरक्षा पर विश्वास रखते हैं। हमले की योजना बनाई गई हो सकती है। मैंने पुलिस को जांच करने को कहा है, लेकिन मैं हर समय झूठ नहीं बोलूंगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान बीजेपी नेताओं के काफिले में सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के जवान मौजूद होते हैं। आज की चौथी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। हालांकि दिल्ली बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार से बकाये के भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे पार्टी शासित नगर निगमों के नेताओं और महापौरों की हत्या करने के कथित षड्यंत्र को लेकर मनीष सिसोदिया के आवास के निकट प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने गुंडों को सिसोदिया के आवास में घुसने से नहीं रोका और उन्होंने आवास के चारों ओर लगाए गए बैरिकेडिंग को भी हटा दिया। साथ ही आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज बीजेपी के गुंडे मेरे गैर मौजूदगी में मेरे घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए और मेरे बीवी बच्चों पर हमला करने की कोशिश की। आज की पांचवी बड़ी खबर, पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने किसानों के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर ठंड में आंदोलन करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसकी फसल के दाम नहीं मिलते हैं, उसको सुविधाएं नहीं मिलती हैं और अब उसको कॉरपोरेट जगत, अडानी अंबानी जैसे लोगों का गुलाम बनाने का षड्यंत्र सरकार ने रचा है। तो वो बात करनी चाहता है सरकार से कि आप हमको क्यों इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हो, क्यों शोषण कर रहे हो? क्योंकि प्रधानमंत्री भी अन्न खाता है और व्यक्ति अन्न खाता है। अगर अन्नदाता का सम्मान नहीं होगा तो फिर मान करके चलिए कि हिंदुस्तान की स्थिति बहुत भयावह होगी। लेकिन देश का प्रधानमंत्री नई पार्लियामेंट बना रहा है और पार्लियामेंट कैसी? सुनो वो मेरे भाई जो ये समझते हैं हमारे क्षत्रिय धर्म के, ब्राह्मण धर्म के और वैश्य धर्म के मेरे साथियों, सुनो कि जो पार्लियामेंट का नक्शा बनाया गया है वो श्री राम के दौर की संस्कृति से नहीं लिया गया है, वो सनातन धर्म की संस्कृति से नहीं लिया गया है। खोलो अपनी आंख,
कि ये व्यक्ति आपको बेवकूफ बना रहा है। एल्यूमिनाटी ग्रुप का जो सिंबल होता है, ये सिंबल ट्राइंगुलर, ये सिंबल होता है ट्राइंगुलर, उस शेप में पार्लियामेंट बनाई गई है, आप देखिए। और इनका एक व्यक्ति कहता है, इनका मिनिस्टर कहता है कि चाइना और पाकिस्तान का हाथ है किसान आंदोलन में। किसान भाइयों, हिंदुस्तान में बसने वाले किसानों, बुनकरों, युवाओं, महिलाओं और जैनियों के लोगों, जब आप अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हो, कि अपने देश से मोहब्बत में देश की प्रगति के लिए करते हो या विदेशियों के लिए करते हो, क्या किसान देश का नहीं है? और अगर किसान खालिस्तानी है और चाइना और पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, इशारे पे हो रहा है, तो किसानों को बार बार क्यों बुला रहे हो? क्यों कह रहे हो एमएसपी को हम सिक्योर कानूनी तौर पर नहीं आश्वासन दे देंगे? किसानों की बात पर झुक क्यों रहे हो? पूरी तरह झुकेंगे, ये आपको झुकाना है किसान भाइयों। और याद रखिए, पार्लियामेंट बनाने के लिए समय है, उद्घाटन के लिए किसानों से बात करने के लिए मोदी जी आपके पास समय नहीं है, आपको जनता जवाब देगी। आप अहंकार में डूब चुके हैं। ये एल्यूमिनाटी ग्रुप जो समझते हैं कि हमारे देश पर अपनी विचारधारा का कब्जा कर लेंगे, नहीं, ये धार्मिक आस्थाओं का देश है। यहां सभी धर्म के मानने वाले अपनी आस्थाओं पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। अगर कोई एक दो व्यक्ति उस विचारधारा को स्वीकार कर लेगा तो 138 करोड़ लोग उस विचारधारा को नहीं मानने वाले। याद रखिए, यहां पर भिन्न भिन्न आस्थाएं हैं, भिन्न भिन्न धर्म हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्र के हिसाब से भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न पहनने के पोशाक हैं, भिन्न भिन्न रहने के तरीके हैं। ये भारत की खूबसूरती है, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है। लेकिन मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, आपको बताना चाहिए कि आपका मंत्री कहता है कि चाइना और पाकिस्तान के इशारे पे चल रहा है। यह आंदोलन तो देश का एक नागरिक किसानों की आवाज बनकर, किसानों की जबान बनकर ललकार करके आपसे पूछ रहा है कि जवाब दो कि क्यों इमरान खान ने कहा था कि भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। क्या रिश्ता है पाकिस्तान का आपसे? क्यों बार बार पाकिस्तान आप गए थे? भारतीय जनता पार्टी और पाकिस्तान के बीच वो कौन सा रिश्ता है कि जब हमें अवसर मिला भारत और पाकिस्तान को चुनने का तो हमने हिंदुस्तान को चुना। लेकिन जब आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान को जाते हैं तो जिन्ना की मजार पर चादर चलाते हैं, और हम जिन्ना की आइडियोलॉजी को आज से 70 साल पहले ठुकरा चुके हैं। आप बताइए, फर्क कीजिए। आईएसआईएस चाहता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को जनरली बदनाम किया जाए और बदनाम करके एक तबके के जज्बात को भड़काकर इस्तेमाल किया जाए, और आप भी वही करते हो कि सीएनआरसी के जरिए डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाए। क्या रिश्ता है आपका आईसिस से, मैं पूछना चाहता है भारत। और याद रख लीजिए, हिंदुस्तान का किसान खून और पसीने की मेहनत से रात की सर्द हवाओं में निकल करके अपने संघर्ष के जरिए इस मिट्टी से अन्न उगाता है। तो याद रखिए, अगर इस मिट्टी से अन्न उगाना हिंदुस्तान का किसान जानता है तो हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान की महिलाएं, हिंदुस्तान के बुनकर समाज के लोग अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकना भी जानते हैं। यहां पर अब किसी भी गरीब पर अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। आपको अपने अहंकार से निकलना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। वो सपने देखना छोड़ दीजिए। एल्यूमिनाटी ग्रुप के सपने हिंदुस्तान में कामयाब नहीं होंगे। हिंदुस्तान में इमरान खान का मकसद कामयाब नहीं होगा। हिंदुस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो चाहते हैं वो नहीं होगा। हिंदुस्तान में वो होगा जो हिंदुस्तान का किसान चाहेगा, हिंदुस्तान का नौजवान चाहेगा, हिंदुस्तान का युवा चाहेगा, हिंदुस्तान की महिलाएं बुनकर चाहेंगे, हिंदुस्तान के मल्लाह चाहेंगे, हिंदुस्तान के गुज्जर चाहेंगे, हिंदुस्तान के पाल सैनी, मौर्य, प्रजापति, मुसलमान, ईसाई
चाहेंगे, जो हिंदुस्तानी चाहेंगे, हिंदुस्तान में वो होगा और सरकार बदलने का समय आ गया।